नमस्कार। आज हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसमें इसके कुछ खास प्रकारों के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, ये दस्तावेज हमें अलग अलग तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं उनकी जेनेटिक वजह क्या है, लक्षण क्या हैं और उनका असर क्या होता है ये समझने में काफी मदद करेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, डीएमडी जिसे कहते हैं। दस्तावेज में लिखा है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादातर लड़कों में पाया जाता है। हाँ सही कहा। और इसकी जो जड़ है वो डिस्ट्रोफिन जीन में होती है, डीएमडी जीन भी कहते हैं इसे। इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, या तो जिसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं वो, या फिर नॉनसेंस म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट नॉनसेंस, ये थोड़ा समझाएंगी मतलब आम भाषा में? हाँ देखिए, इसे ऐसे समझें कि जैसे कोई जेनेटिक कोड की किताब पढ़ रहा हो और पढ़ते पढ़ते कुछ अक्षर ऐसे हट जाएं कि पूरे लाइन का मतलब ही बिगड़ जाए। अच्छा। या फिर वाक्य अधूरा रह जाए। तो नतीजा ये होता है कि या तो वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता ही नहीं, या फिर अगर बनता भी है तो बहुत छोटा या बेकार सा बनता है जो काम नहीं कर पाता। और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है? क्या काम है इसका? दस्तावेज कहता है कि ये मांसपेशियों के रेशों को उनके बाहरी ढांचे से जोड़ता है, कुछ लिंक जैसा। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की कह सकते हैं गोंद है जो मसल फाइबर को बाहरी मैट्रिक्स से चिपकाए रखती है। और अगर ये प्रोटीन ना हो या ठीक से काम ना करे तो मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे टूटने लगती हैं। अच्छा, और ये बात सही है क्या कि ये डीएमडी जीन हमारे शरीर का सबसे बड़ा प्रोटीन कोडिंग जीन है? हाँ ये बिल्कुल सही है। ये मानव जीनोम का सबसे बड़ा प्रोटीन कोडिंग जीन है, और शायद इसी वजह से, इसके इतने बड़े साइज के कारण इसमें गड़बड़ी होने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा रहती है। और जब ये प्रोटीन नहीं होता तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। लक्षण भी काफी जल्दी दिखने लगते हैं, अक्सर 5 साल की उम्र से पहले ही। क्या लक्षण होते हैं खास तौर पर? जैसे कमर के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, पेल्विक गर्डल जिसे कहते हैं, उनमें कमजोरी आने लगती है। और एक और खास चीज है पिंडलियों का, काव्स का बड़ा दिखना। इसे स्यूडो हाइपरट्रोफी कहते हैं। स्यूडो मतलब नकली मांसपेशी बड़ी नहीं होती? हाँ सही। असल में वो मांसपेशी नहीं बढ़ती, बल्कि वहाँ फैट और फाइब्रस टिश्यू जमा हो जाता है, जिससे वो फूली हुई या बड़ी दिखती हैं। और वो जो लड़खड़ाती हुई चाल होती है, वाइडलिंग गेट, और उठने के लिए बच्चों को अपने हाथों का सहारा लेना पड़ता है जांघों पर रखकर, गोवर साइन कहते हैं शायद। हाँ, गोवर्स साइन। ये सब उसी मांसपेशियों की कमजोरी का नतीजा है। और अफसोस की बात है कि इसमें दिल की मांसपेशी भी कमजोर हो सकती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जो आगे चल के काफी गंभीर समस्या बन सकती है और कई बार मौत का कारण भी बनती है। इसका पता कैसे लगाते हैं? मतलब निदान कैसे होता है? निदान के लिए खून की जांच करते हैं। उसमें सीके यानी क्रिएटिन किनेज और एल्ड्रोलेज जैसे एंजाइम का लेवल बहुत बड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि मांसपेशियों के टूटने से ये खून में आ जाते हैं। और पक्के तौर पर पुष्टि के लिए जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। ठीक है। अब ड्यूशन से ही मिलती जुलती एक और बीमारी है, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बीएमडी। ये भी एक्स लिंक्ड है और उसी डिस्ट्रोफिन जीन से जुड़ी है। हाँ, ये भी एक्स लिंक्ड है और उसी डीएमडी जीन में गड़बड़ी से होती है। पर यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। ड्यूशन में हमने फ्रेम शिफ्ट या नॉनसेंस म्यूटेशन की बात की थी ना? हाँ। बेकर में ज्यादातर नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होता है। नॉन फ्रेम शिफ्ट तो मतलब कोड में गड़बड़ी हुई, कुछ हिस्सा हट गया, पर बाकी का कोड फिर भी कुछ बना रहा है, पढ़ने लायक है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। नॉन फ्रेम शिफ्ट में ऐसा ही होता है। नतीजा ये कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता तो है, पर शायद थोड़ा छोटा या अलग तरह का होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक अपना काम कर पाता है, पूरी तरह बेकार नहीं होता। अच्छा, तो इसी वजह से बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ड्यूशन के मुकाबले कम गंभीर होती है? हाँ बिल्कुल, इसीलिए बेकर के लक्षण आमतौर पर थोड़े हल्के होते हैं और ज्यादातर किशोरावस्था में या फिर शुरुआती वयस्कता में सामने आते हैं। ये कमाल की बात है ना कि एक ही जीन है, लेकिन उसमें गड़बड़ी किस तरह की है, फ्रेम शिफ्ट है या नॉन फ्रेम शिफ्ट, इससे बीमारी की गंभीरता कितनी ज्यादा बदल जाती है। हाँ, ये तो वाकई जेनेटिक्स की बारीकी है। अच्छा, अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। दस्तावेज कहता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब ये लड़के लड़कियों दोनों को हो सकता है और माता पिता में से किसी एक से ही मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, और इसका जेनेटिक कारण भी ड्यूशन और बेकर से एकदम अलग है। ये डिस्ट्रोफिन जीन से जुड़ा नहीं है, ये एक दूसरे जीन डीएमपी के जीन में गड़बड़ी से होता है। डीएमपी के जीन, इसमें क्या गड़बड़ी होती है? इसमें एक छोटा सा जेनेटिक कोड होता है CTG।
ये कोड बार बार असामान्य रूप से दोहराया जाता है, मतलब रिपीट होता जाता है। इसे ट्री न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन कहते हैं। अच्छा, जैसे टाइपिंग में कोई शब्द बार बार कॉपी पेस्ट हो जाए। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इस दोहराव की वजह से मायोटोनिन प्रोटीन काइनेज नाम के एक एंजाइम का काम गड़बड़ा जाता है। और इसके लक्षण भी अलग होंगे फिर। दस्तावेज में लिखा है कि ये आमतौर पर 20-30 साल की उम्र में शुरू होती है और इसमें मायोटोनिया होता है। ये क्या है? हाँ, मायोटोनिया इसका एक खास लक्षण है। इसका मतलब है कि मांसपेशी को इस्तेमाल करने के बाद उसे रिलैक्स करने में, ढीला छोड़ने में दिक्कत होती है। जैसे अगर कोई मुट्ठी जोर से भींचे तो उसे खोलने में काफी मुश्किल होगी या देर लगेगी। ओह, ये तो अलग तरह की दिक्कत है। और क्या लक्षण होते हैं इसमें? इसके साथ ही धीरे धीरे मांसपेशियों का क्षय भी होता है, मतलब मसल वेस्टिंग। इसके अलावा मोतियाबिंद, कैटरैक्ट्स, पुरुषों में वृषण शोष, टेस्टिकुलर एट्रोफी, सामने की तरफ से गंजापन, फ्रंटल बॉल्डिंग और दिल की धड़कन में अनियमितता, एरिथमिया जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बस एक नाम है, लेकिन इसके अंदर कई तरह की बीमारियां हैं। सबकी जेनेटिक वजह अलग, लक्षण अलग और गंभीरता भी अलग। ड्यूशेन और बेकर वो एक्स लिंक्ड हैं, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से जुड़े हैं। हाँ, जिनमें से ड्यूशेन ज्यादा गंभीर है क्योंकि प्रोटीन लगभग बनता ही नहीं, और बेकर कम गंभीर क्योंकि प्रोटीन कुछ हद तक काम कर लेता है। और वही मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बिल्कुल अलग है, ऑटोजोमल डोमिनेंट और एक अलग जीन DMPK में रिपीट बढ़ने की वजह से होती है, जिसके लक्षण भी बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और ये बात वाकई सोचने वाली है कि जेनेटिक कोड में इतने छोटे से दिखने वाले फर्क, जैसे कि फ्रेम शिफ्ट है या नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, शरीर पर कितना बड़ा और कितना अलग असर डाल सकते हैं। ये जेनेटिक्स की जटिलता और हमारी शरीर पर उसकी गहरे प्रभाव को दिखाता है। सही कहा। इस सारी जानकारी के बाद मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जेनेटिक कोड की ये छोटी-छोटी गलतियां या विभिन्नताएं इतने बड़े और अलग-अलग परिणाम कैसे दे पाती हैं? और क्या भविष्य में हम इन स्थितियों को जेनेटिक लेवल पर और बेहतर तरीके से समझकर शायद उनका प्रबंधन करने के नए रास्ते खोज पाएंगे? ये बहुत अहम सवाल है। उम्मीद तो यही है कि जेनेटिक रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे और शायद इलाज की नई संभावनाएं भी खुलेंगी।